दीदी आप चिंता ना करें, मैं अवश्य पहुंच जाऊंगी। आखिर मेरी बेटी का भी तो विवाह है, विनीता ने उत्तर दिया। विनीता अपनी बड़ी बहन सुनीता की बात मानकर विवाह से लगभग 15 दिन पूर्व ही चली आई थी। उसकी 7 वर्षीय बेटी परवा भी उसके साथ आ गई थी। विशाल विक्रांत की पढ़ाई के कारण बाद में आने वाले थे। विनीता को आया देखकर सुनीता ने चैन की सांस ली। चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले चाय पी ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। विनीता ने चाय का प्याला उठाया। टूटा हैंडिल देखकर वो आश्चर्य से भर उठी। ऐसे कप में किसी को चाय देना तो दूर, वो उसे उठाकर फेंक दिया करती थी। पर इतने शानो शौकत से रहने वाली दीदी के घर भला ऐसी क्या कमी है जो उन्होंने उसे ऐसे कप में चाय दी। मन किया वो चाय ना पिए, पर रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खून का घूंट पीकर चाय सिप करने लगी। पर उसकी पुत्री पूर्वा से नहीं रहा गया। उसने कहा, मौसी इस कप का हैंडिल ठरा हुआ है, क्या मैंने ध्यान ही नहीं दिया? सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। मुनिया भी पता नहीं कहाँ चली गई। चाय की पत्ती लाने भेजा था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक नहीं आई। नौकरानियों से कप ही नहीं बचते, अभी कुछ दिन पहले ही तो खरीद कर लाई थी। दूसरा निकालूंगी तो उसका भी यही हाल होगा। वैसे भी विवाह से 3 दिन पहले होटल में शिफ्ट होना ही है, अभी तो हम लोग ही हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं। सुनीता ने सफाई देते हुए कहा। विनीता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी तथा पूर्वा खेलने में लग गई। विनीता भी सुनीता के साथ विवाह के कार्यों की समीक्षा करने में जुट गई। कुछ दिन बाद नंदिता भी आ गई। उसे देखते ही सुनीता और विनीता की खुशी सीमा न रही। दोनों एक साथ बोल उठी, अरे अचानक तुम कैसे? कोई सूचना भी नहीं दी। मैं सरप्राइज देना चाहती थी, मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी एक साथ हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सूरज से कहा कि विक्की की परीक्षा की सारी तैयारी करा दी है, आप बाद में आ जाना। मैं जा रही हूँ, कम से कम हम तीनों बहनें दिव्या के विवाह के बहाने की कुछ दिनों साथ साथ रह लेंगी। बहुत अच्छा किया, हम दोनों तुम्हें ही याद कर रहे थे। मुनिया 3 कप चाय बना देना और हाँ, नए कप में लाना, सुनीता ने नौकरानी को आवाज़ लगाते हुए कहा। फिर नंदिता की ओर मुखाताबित होकर बोली, अगर पहले सूचना दी होती तो गाड़ी भिजवा देती। सुनीता दीदी की बात सुनकर विनीता के मन में कुछ दरक गया। नन्ही पूर्वा के कान भी खड़े हो गए। नंदिता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात ने उसके शांत दिल में हलचल पैदा कर दी थी। जब वो आई थी तब तो दीदी को पता था, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। वो स्वयं ही ऑटो करके घर पहुंची थी। बात साधारण थी, पर विनीता को ऐसा महसूस हो रहा था अनयाहे ही सुनीता दीदी ने उसकी हैसियत का एहसास करा दिया है। वह पिछले 8 दिनों से वह उसी टूटे कप में चाय पीती रही थी, पर नंदिता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात को वह पचा नहीं पा रही थी। मन कर रहा था वहाँ से उठकर चली जाए, पर ना जाने किस मजबूरी के कारण उसके शरीर ने उसके मन की बात मानने से इनकार कर दिया। विनीता तीनों बहनों में छोटी है। सुनीता और नंदिका के विवाह संपन्न परिवारों में हुए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति बिगड़ गई थी। भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार घर भर ढूंढा और विवाह कर दिया। विशाल की नौकरी उसके जीजाजी की तुलना कम थी, संपत्ति भी उनके बराबर नहीं थी, पर वो परिश्रमी, सुलझे हुए व स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था। उसने भी अपने छोटे से घर को इतने ढंग से सजा रखा है कि विशाल के सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते हैं। स्वयं काम करने के कारण उसके घर में कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता था और ना ही टूटे फूटे बर्तनों का जमावड़ा। यह बात अलग है कि ऐसे ही पारिवारिक आयोजन उसे चाहे अनचाहे उसकी हैसियत का एहसास करा जाते हैं, पर अपनी सगी बहन को
अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देख वो स्तंभ रह गई। क्या अब नया सेट खराब नहीं होगा? हमेशा की तरह इस बार भी सुनीता व नंदिका गप मारने लग जाती और विनीता काम में लगी रहती थी। अगर वो समय निकालकर उनके पास बैठती तो थोड़ी ही देर बाद कोई काम आने पर उसे ही उठना पड़ता था। पहले वो इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी, पर इस बार उसे काम में लगा देख एक दिन उसकी पुत्री पूर्वा ने कहा, मम्मा, दोनों मौसियाँ बातें करती रहती है और आप काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, वे दोनों बड़ी है, मुझे उनका काम करने में खुशी मिलती है। पूर्वा की बात सुनकर वह चौंकी, पर संतुलित उत्तर दिया। उसने उत्तर तो दे दिया, पर परवा की बातें चाहे अनचाहे उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले भी इन तरह की बातें उनके मन में उठा करती थी, पर यह सोचकर अपनी आवाज़ दबा दिया करती थी कि आखिर वे उनकी बड़ी बहनें हैं। अगर वे उससे कोई काम करने के लिए कहती है तो इसमें बुराई क्या है। पर इस बार कुछ और ही थी जो उसे बराबर चुभ रही थी। न चाहते हुए भी दीदी का नंदिका के आते ही नए कप में चाय लाने व गाड़ी भेजने का आग्रह उसके दिल और दिमाग में हथौड़े मारने लगता। जब जब ऐसा होता वह सोचकर मन को समझाने का प्रयास करती कि हो सकता है वो सब दीदी से अनजाने में हुआ हो। जो वो सोच रही है, आखिर वो उनकी छोटी बहन है, वे उनके साथ भेदभाव क्यों करेंगी। सच तो ये है कि दीदी का उस पर अत्यंत ही विश्वास है, तभी तो अपनी सहायता के लिए दीदी ने उसे ही बुलाया। उनका उसके बिना कोई काम नहीं हो पाता है, चाहे वो दुल्हन की ड्रेस की पैकिंग हो या बक्से को अरेंज करना हो, चाहे मिठाई के डब्बे रखने की व्यवस्था करनी हो, और तो और विवाह के समय काम आने वाली सारी सामग्री की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। दिव्या भी अक्सर उसे ही आकर सलाह देते हुए पूछती, मौसी, इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूं? ये चूड़ियाँ, पर्स और मैच कर रही है या नहीं? विवाह की लगभग आधी से आधी शॉपिंग तो दिव्या ने उसके साथ ही जाकर की थी। वो कहती, मौसी, आपका डांस सेंस बहुत अच्छा है, वरना मामा और नंदिता मौसी को तो भारी भरकम करने या हैवी ज्वेलरी ही पसंद आती है। अब भला मैं उनको पहन ऑफिस तो जा नहीं सकती, फिर लेने से क्या फ़ायदा। कहते हैं मन अच्छा ना हो तो छोटी सी छोटी बात भी बुरी लगने लग जाती है। शायद यही कारण था कि आजकल वो हर बात का अलग ही अर्थ निकाल रही थी। यह सच है कि दिव्या का निरंछल व्यवहार उसके दिल पर लगे घावों पर मरहम का काम कर रहा था, पर दीदी की टोका टाकी असहनीय होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि काम निकालना भी एक कला है, बस थोड़ी सी प्रशंसा कर दो और उसके जैसे बेवकूफ़ बेदाम की गुलाम बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी की पहला भाग थी और दूसरा भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।